जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार दुबे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है हम बहुत ही दिन बाद जो है क्लास यहाँ पे ला रहे हैं। अब वो कुछ कारणों की वजह से हम जो है क्लास नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि पापा की जो है तबीयत अधिक होने की वजह से है जो क्लास हम नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, बाकी जो है ऑफलाइन क्लासेस तो चालू थी, लेकिन हम जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था। आप लोग भी समझ पा रहे हो। तो ठीक है, तो आप सभी तो दोस्तों, हम वास्तविक संख्या में किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों से हम ये सीखेंगे कि उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मान लो कोई संख्या दी है 15, क्या दी है, मान लो ये संख्या दे दी है 15। इस 15 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले ये समझना कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं होती है बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये पूज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या है। दूसरी भाषा में ये देखोगे कि वह संख्या जिसमें केवल उसी का ही भाग जाए, वह संख्या जिसमें केवल उसी संख्या से ही भाग जाए, वह संख्या पूज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। या फिर दूसरी, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले पूज्य संख्या से जाएगी 3 से जाएगी। ठीक है, तो पहले 3 से अपन ने किस में भाग दिए, 15 में। तो 3 बचे 15, कितने बार गए, ये 5 बार गए। इसका मतलब ये है कि सबसे अपन किसी भी संख्या का ऐसा भाग दें, लेकिन कोई भी संख्या से अपन भाग दे रहे हैं तो वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दे दिया मान लो कितना 4, कितना दे दिया यहाँ पे 4, तो 4 से नहीं देना है। अभाज्य संख्या 4 नहीं है, 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, टोटल अभाज्य संख्याओं से ही अपने को क्या देना है, भाग देना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम करते हैं कि किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन 3 से भाग दिए, अपन किससे भाग दिए, 3 से। 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड तभी निकाल सकते हो जब तुम लोगों ने 9वीं 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर 8th में अच्छे से पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तभी हम आगे कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल मैंने बताया हूँ। या फिर जैसे मान लो 10 है, संख्या 10 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले 2 से जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो इस 15 के कितने अभाज्य गुणनखंड बने हैं, 1 3 बना है, कितना बना है 5। लेकिन 3 कितने बार है, 1 बार। 5 भी कितने बार है, 1 बार है। ठीक है बच्चों, समझ आया। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हम इस अभाज्य गुणनखंडों से जब कोई 2 संख्याएं दी रहेगी, तो इन अभाज्य गुणनखंडों से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे जब 2 संख्याएं दी रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया है, मान लो कितना दिया, 20 दिया। कितना दिया बच्चों, 20 और 30 में, इसमें से अपने को 20 और 30 जो संख्या दी है, इन दोनों संख्याओं को अपन अलग अलग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और अलग अलग गुणनखंड निकालने के बाद इन दोनों संख्याओं के बीच से अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एलसीएफ और एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा गीला है, इस वजह से जो है इसमें दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले सबसे पहले अपन 2 से देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा बच्चों, ये 2 पंचे 10, कितने बार गया, 5 बार गया। अब किससे जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलो दूसरी संख्या का अगर अपन निकालें, किसका है, 30 का है। कितना है, 30 का। किससे देंगे अपन, 2 एकम 2 बचा, 1 2 पंचे 10। फिर किससे देंगे अपन, 3 से। 3 बचे 15। फिर किससे देंगे, 5 से। 5 एकम 5। लेकिन अपने को भाग तब तक देते रहना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तब तक अपने को यहाँ पे भाग देते रहना है। तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं बच्चों, आपके आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे कि यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालें। दूसरी बात आती है कि एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम 2 चीजें निकालना है अपने को, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए
अपन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इस 20 के जो है कितने गुणनखंड निकले हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। तो यहाँ पे 2 है, गुणित 2 है और क्या है 5 है। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर इधर भी देखेंगे कि इस 30 के कितने अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, 2 है, 3 है और क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पे एक मिनट मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि 20 का अपन ने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, 2 यहाँ पे 2 डबल बार है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, गुणित 5 कितने बार है, यहाँ पे 1 ही बार है तो 5 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 1। फिर इसी तरह यहाँ पे 30 है, बराबर कितना 2 कितने बार है 1 बार है, गुणा 3 कितने बार है 1 बार है, गुणा 5 कितने बार है 1 बार है। तो बात समझ आ रही है, जितनी संख्या जितने बार होगी उसकी घात उतनी लिखी जाती है। तो बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह अपने को करना है। लेकिन अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि अपन एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब निकाल रहे हैं अपन एचसीएफ कितनी दोनों संख्याओं का। जब अपन एलसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दोनों का जब गुणनखंड निकालें तो इन दोनों के गुणनखंड में सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी है। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्या में अपन ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में 1 से अंक किसमें आ रहे हैं, ठीक है। 1 से अंक आने के बाद अपन ये देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है। जैसे मान लो 1 का अपन गुणनखंड निकाले, जब दूसरी संख्या में अपन ने गुणनखंड निकाले तो 2 की घात 2 आ गया। लेकिन जब दूसरी संख्या जैसे मान लो 20 में निकाला मैंने तो 2 की घात 2 आया, क्या है 2 की घात 2 आया। लेकिन दूसरी संख्या में मैंने देखा कि 2 की घात कितना आ गया, मान लो 3 आ गया उदाहरण के लिए, ठीक है। 2 की घात कितनी आ गई 3 आ गई। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ में सबसे पहला काम ये है कि एचसीएफ में दोनों संख्याएं कॉमन होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या जो है एक संख्या कॉमन होना चाहिए दोनों में हो। लेकिन दोनों में होने के साथ साथ इसमें अपन ये देखेंगे कि इन दोनों में, ये तो दोनों कॉमन है लेकिन एक घात कितनी है 2, एक घात कितनी है 3। लेकिन अपन सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इसमें छोटी घात कौन सी है, तो 2 की घात कितनी है 2। तो आंसर में क्या लिखेंगे अपन 2 की घात 2। अगर यहाँ पे 2 की घात जैसे मान लो यहाँ पे कितना है 4 रहता और यहाँ पे कितना रहता मान लो 1 रहता, 2 की घात कितनी रहती 1। तो अपन इसको ना उठा के इसको उठाते, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। 2 की छोटी घात कितनी 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है 2, ठीक है। इस तरह अपन यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एलसीएम में उल्टा रहता है, ठीक है। एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन पूरी संख्याओं को लिया जाता है और साथ में अधिकतम घातों के साथ। बात समझ आ रही है। लेकिन एचसीएफ में न्यूनतम घातों के साथ संख्या को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो एक तो ये संख्या कॉमन है 2 की घात 2, ठीक है। एक संख्या ये कॉमन है और ये वाली संख्या एक ये कॉमन है। बात समझ आ रही है, ठीक है। दूसरी संख्या देखना कि कब कॉमन है। यहाँ पे 5 की घात देखा, यहाँ पर 5 की घात कितनी है 1 है। तो ये संख्या भी क्या है कॉमन है। बात समझ आ रही है। तो दोनों संख्या यहाँ पे ऐसी 2 संख्या है जो कॉमन है, ठीक है। जो संख्या कॉमन होगी वही संख्या को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2 है गुणा और क्या है 5 है। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताया था कि जो दोनों में जो सबसे छोटी जिसकी घात होगी वही उसका एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी क्या कहलाएगा, उसका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है लेकिन यहाँ पे 2 की घात कितनी 1 है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी छोटी घात वो इसका आंसर। 2 की घात 1 क्या जाएगा यहाँ पे 2 की घात 1 और यहाँ पे 5 की घात 1 यहाँ पर भी है, 5 की घात 1 यहाँ पर भी है, लेकिन वही संख्या लेगा 5 की घात 1। जैसे मान लो 5 की घात 3 रहता 4 रहता तो अपन छोटी घात लेते। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह अपने को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये पूरी तरह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे करें अपन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन सबसे पहले इसको मिटा लेंगे। लेकिन यहाँ 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2 गुणी 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है 5। अब ये दूसरे गुणा करें 2 पंचे 10। तो इस संख्या का एचसीएफ कितना जाएगा बच्चों 10 जाएगा। कितना जाएगा 10। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम इस संख्या का जो है इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमने इसका एचसीएफ कैसे निकालें तो आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे ये देखेंगे कि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। तो बस इसी के अपोजिट है, बस कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ये देखना है, जैसे मान लो क्या निकालना अपने को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना बच्चों, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में अपन ये देखेंगे कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड निकले इन दोनों संख्याओं के अलग अलग जितने भी अभाज्य गुणनखंड निकले सभी को लेना है। लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी घात होगी उस सबसे बड़ी घात को चुनना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 2 भी आया है, 2 भी, ठीक है।
क्या क्या आया बच्चों, 1 2 है, दूसरी संख्या 5 भी है, क्या है 5 भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लिया अपन ने और 5 भी ले लिया, बचा क्या अपने पास 3 बचा, क्या बचा बच्चों 3 बचा। लेकिन अपन एलसीएम में क्या देखते हैं कि जैसे कॉमन संख्या कौन सी है, 1 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। इनमें ये देखेंगे कि अधिकतम घात कौन सी है, तो इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक है। तो 2 की घात कितना ले लिया मैंने 2, क्योंकि इसमें क्या लेना है अधिकतम घातों के साथ लेना है, किसमें एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में इसका उल्टा है, इसकी घात क्या लेना है छोटी घात लेना है, इसमें बड़ी घात वाला लेना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 गुणी 5 गुणी 3, तो ठीक है 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना जाएगा 60 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों 60, 4 पंचे 20 और 20 3 कितना हो गया 60 हो गया। तो इस संख्या का जो है एलसीएम कितना आया, एलसीएम जो है 60 आया। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। यह है पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एस या गुणी एलसीएम होता है, एक फार्मूला है, ये बात अच्छी तरह से समझना, ठीक है। इसके अब आगे हम देखते हैं इस संख्या का प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्या अपन पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण नंबर 1 है, उस उदाहरण नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को हम देखेंगे। इस उदाहरण में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 में संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। ऐसी कोई संख्या है जो 4 की घात n जो है, ऐसी कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो सकती है या हो सकता है। तो बात समझ आ रही है, चलो। अब कोई भी संख्या जो है 0 पर तभी समाप्त हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या का गुणनखंड करने पर वह संख्या 2 और 5 अगर इसके गुणनखंड अगर आ रहे हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए 2 या 5, सॉरी 2 और 5 आना चाहिए गुणनखंड करने पे। तो 2 और 5 आया तो वह संख्या दूसरी संख्या कहलाएगी अपनी, मतलब वो है 0 पे समाप्त हो सकती है। अन्यथा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें केवल गुणनखंड करने पे 2 आ गया तो वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, या फिर 5 अकेला आ गया तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड करने पर वह गुणनखंड 2 और 5 अगर उस संख्या में उपस्थित है तो वह संख्या कंफर्म है कि एक 0 आना ही है। बात समझ आई, समझो इस संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने यहाँ पे अच्छे से चल नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये क्या है, 4 की घात क्या है, यहाँ पे n, 4 की घात क्या है बच्चों, यहाँ पे n है, ठीक है। 4 की घात क्या है, यहाँ पे 4 की घात क्या है n, घात क्या है इसमें n है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपन कोई भी प्राकृत संख्या लें, n क्या बोला उसने कि यहाँ पे n क्या है प्राकृत संख्या लें। इसका मतलब ये है कि n कोई प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये अनंत तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है बच्चों, यहाँ पे ये अनंत तक पहुँचती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मतलब घात में क्या रखना, अपने 1 से लेकर कोई भी अंत संख्या रखना है अपन। यहाँ पे 4 की घात मान लो 1 रखना है, क्या मान लो 4 की घात क्या रखना है अपन 1 रखना है, फिर 4 की घात क्या रखना है 2 रखना है, 4 की घात 3 रखना है। तो इतनी ऐसी कौन सी संख्या अपन रखें कि वह संख्या जो है इसको हल करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, अपन ये देखेंगे। लेकिन अपन संख्या में ये देखेंगे कि क्या संख्या के गुणनखंड करने में 2 और 5 दोनों उपस्थित हो रहे हैं, या फिर केवल 2 ही उपस्थित हो रहा है, या केवल 5 ही उपस्थित हो रहा है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो अपन यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि n बराबर कितना आ रहा अपना, एक आ रहा है 4 की घात 1, इसका मतलब कितना जाएगा 4 आएगा। फिर क्या रख दिया अपन ने 2 रख दिए, क्या रख दिए 2, 4 4 16 जाएगा। फिर क्या रख दिया अपन ने 3 रख दिए, क्या रख दिए 3 रख दिए, 4 16 16 4 64 आ जाएगा। कितना जाएगा 64। ऐसी सभी प्राकृत संख्या रखने पर भी क्या है ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, अब जरूर ये चेक करना है। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वह संख्या जो है 2 उपस्थित है 2 और 5 या नहीं है, अपन सबसे पहले ये देखेंगे। तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे, तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है
सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात समझ आ रही है? पहले डेफिनेशन चलो देखना, 0 पे समय दिया था 10 की घात, जैसे मान लो ये 10 है, 10 को किस रूप में तोड़ेंगे अपन? 2 × 5 के रूप में, या फिर यहाँ पे 30 ले लो, क्या ले लो 30, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? या फिर जैसे मान लो दूसरी समझो, 10 20, जैसे 10 20 30 40, ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पे ले लो मान लो, और यहाँ तक अनंत तक जाएगी, कोई भी संख्या अनंत तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इन सभी के जो है राइट में क्या दिया है? केवल क्या दिया है इसमें? क्या दिया है? इकाई क्या दिया है? 0 दिया। क्या दिया है? 0। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 0 दिया है तो ये वही पूछा है कि यहाँ पे प्राकृत संख्या में कोई भी संख्या लो कि क्या वो 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, तो बस वही पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 10 है, 10 को अपन किस रूप में तोड़ सकते हैं? यहाँ पे 2 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका गुणनखंड करें अपन ने 10 का, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, इसका अभाज्य गुणनखंड करने में कितना आ रहा है? 2 × 5 आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है। फिर इसी तरह अपन 20 का निकालेंगे, क्या आएगा? 2 × 5 आएगा, क्या आएगा? 2 × 5, ठीक है। इसका जब गुणनखंड करेंगे कितना जाएगा? इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा? 15, फिर कितना जाएगा? 3 × 15, फिर 5 एक कम 5, इसका मतलब क्या है? 2 × 3 × 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? तीसरे गुणनखंड करने पर 2 × 5 × 3 आ रहा है। फिर इसी तरह अपन किसका करें? अपन 40 का करें, क्या करें? 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है अपन, तो कितना जाएगा? 20, फिर 2 से 3 कितना जाएगा? 10, फिर 2 से 3 कितना जाएगा? 5, फिर कितना जाएगा? 5 एक कम 5। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 5 आए, ठीक है बच्चों। 2 × 40, ठीक है। इस तरह अपन यहाँ पे देखेंगे, लेकिन एक कॉमन ये बात ध्यान रखना इसमें कि अपन ने यहाँ पे 0 तभी आ रहा है, यहाँ पे 0 तभी आ रहा है जब यहाँ किसी संख्या में 2 और 5 दोनों उपस्थित है, तब यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। एक संख्या यहाँ पे और देखो, 20 में 0 क्या क्यों आया? कि यहाँ पे एक संख्या 2 है, एक संख्या 5 है, एक 2 और दूसरे कौन सी 5, 5 2 10, 10 2 20 आया, ठीक है। फिर इसी तरह 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 2 और 5 दोनों उपस्थित है, इस वजह से क्या आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है। यहाँ पर 2 और 5 उपस्थित है, इस वजह से क्या आ रहा है? यहाँ पे 40 आ रहा है। लेकिन इसका गुणनखंड करने पे 2 और इसका दोनों का गुणनखंड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? 4। यहाँ पे किसकी कमी है? 5 की कमी है। किसकी कमी है बच्चों? 5 की कमी है। इस वजह से इस संख्या में कितने भी तुम प्राकृत संख्या यहाँ पे घात ले लो, वह संख्या 0 में समाप्त नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या लिखा हूँ, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, क्या जब अपन किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उस संख्या में 2 और 5 संख्या 2 और 5 दोनों संख्या उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। दोनों होना चाहिए, वो संख्या में कभी 0 मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि संख्या कौन सी बोला है उसमें? 4 की घात n। क्या बोला बच्चों? यहाँ पे 4 की घात n बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे बोल दिया 4 की घात n, लेकिन अब इसका अपन गुणनखंड करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 × 2 की घात कितनी आ रही है? यहाँ पे 3n आ रही है, क्या आ रही है? n। लेकिन यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि दोनों गुणनखंड करने पे केवल 2 × 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? अगर 2 और 5 रहता तो 0 समाप्त होती यहाँ पे, अन्यथा नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है? 2 की कमी है, तो अपन ये लिखेंगे यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो है 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात n, या अलग भी कर सकते हैं अपन, 2 की घात n × 2 की घात n, इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखना मेन चीज़ है, केवल इतना बस लिखो, इतना बस लिखने की जरूरत ही पड़ेगी, बाकी यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। चलो अपन लिखेंगे यहाँ पे 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, 4 की घात n का जब अपन अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाले, ठीक है, तो इनमें 5 उपस्थित है क्या? नहीं है। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं, 5 उपस्थित, अतः n
n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इतना ही बस लिखना है बच्चों, बस में जाएगी है। चलो यहाँ पर अपने देखे कि संख्या 4 n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। मैंने आप लोगों को पूरी कंडीशन बता दिया है। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा और बता दूंगा, बस लिखना, बस मेन चीज है ये लिखना है। गुणनखंड करे अपन ने, यहाँ पे गुणनखंड किए, ठीक है। गुणनखंड कैसे किया अपन ने, 4 का गुणनखंड करे अपन ने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 आ गया। इसे गुणनखंड के लिए 2 गुणित 2 निकाला, यहाँ पे 2 गुणित 2, बस वो चीज लिखना अपन ने, ठीक है। चलो यहाँ पे किसी भी संख्या में इन दोनों का गुणनखंड किए अपन ने, केवल एक संख्या का गुणनखंड किए, गुणनखंड में पार्ट उपस्थित नहीं है, इसलिए वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिए, तो ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको अच्छे लेवल की तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो अच्छे लेवल की तैयारी करा भी रहे हैं और कराएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट हमेशा इसमें ये रहेगा कि पूरा 100 आउट ऑफ 100 रहेगा, ठीक है। तो हमने जो है पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा बनाया है और काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमारे बच्चे यहाँ पर कोचिंग से निकले हैं, ठीक है। चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, चाहे 9th हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9th से लेकर 12th तक की तैयारी कराई जाती है। और साथ में ये बात ध्यान रखना कि इस संस्था पे, ठीक है, यहाँ पे जो है मैथ्स की तैयारी कराई जाती है, बायो की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। बायो के साथ हम यहाँ पे आर्ट्स की भी क्लासेस लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस लगती हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने जितने भी जो दोस्त भाई हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से टीचर को रखा गया है इसमें, तो हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके साथ एक वीडियो डाला है सर का, हम रेगुलर जो है वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से आपकी ओर भेजते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करना है और शेयर करने के बाद उनको बोलना है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम देखेंगे कि आगे हम किस तरह अपन इसको हल कर पाएंगे। चलो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस समाप्त होने जा रही है, तो अगला जो लेक्चर रहेगा मेरा कल रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो जय हिंद।